नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने रक्षा पर संसदीय समिति से कहा है कि अगर 83 LCA तेजस मार्क 1 और 114 फाइटर जेट्स को MRFA टेंडर के तहत शामिल नहीं किया गया तो वो 2030 में 29 से 30 स्क्वाड्रन की ताकत को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स को फरवरी 2024 से तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और ये डिलीवरी 2028 तक पूरी हो जाएगी। और 114 फाइटर जेट्स की खरीद के लिए MRFA टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अभी शुरू होना बाकी है और ये कहा जा रहा है कि इसे इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में किया जा सकता है। MRFA टेंडर प्रक्रिया जो कि काफ़ी लंबे समय से देरी का सामना कर रही है वो अगले 3 से 4 वर्षों में पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसे बनने से पहले 4 से 5 साल और लगेंगे और यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट अभी भी अधर में लटका हुआ है। दरअसल भारतीय वायुसेना MRFA की खरीद में देरी के चलते और तेजस मार्क 2 कार्यक्रम में भी देरी के चलते कम से कम 50 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स का और ऑर्डर देने की योजना बना रही है, जिसकी पहली उड़ान 2026 में होगी और 2030 से ही ये शामिल हो पाएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों, हमारी वायुसेना लगातार कमजोर होती जा रही है क्योंकि समय पर फैसले नहीं लिए जा रहे हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो एक बड़े खतरे का सामना भारत को आने वाले समय में करना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि वो भारतीय नौसेना के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा समर्थन करती है, जिसका प्रपोजल भारतीय नौसेना ने दे रखा है ताकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रहेंगे और 1 एयरक्राफ्ट का रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉल होता रहेगा। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी ने 26 डेक बेस्ड फाइटर जेट्स की जो तत्काल जरूरत है उसका भी समर्थन किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने घोषणा की है कि वो 7 अप्रैल 2023 से तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तीसरी असेंबली लाइन को शुरू कर देगी, जिसके लिए उन्होंने टूल्स, ट्रॉलीज और फिक्सचर्स को खरीदना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो डिवीजन है वो वर्तमान में 8 तेजस फाइटर जेट्स को हर साल रोल आउट कर सकती है और दूसरी असेंबली लाइन 8 तेजस हर साल डिलीवर कर सकती है और वहीं ये जो तीसरी असेंबली है वो 12 तेजस एयरक्राफ्ट को हर साल डिलीवर करेगी। इस तरीके से टोटल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की वो 32 एयरक्राफ्ट हर साल हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड करके रखा है, क्योंकि अभी इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के कई पार्ट्स की जांच की जा रही है। इस बीच इंडियन आर्मी ने अपने कुछ ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशनल करना शुरू कर दिया है, जिन्हें पहले 10 दिनों से ग्राउंड कर रखा था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार ने बताया है कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र में विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं यानी कि OEM के साथ संचालित 45 कंपनियों और जॉइंट वेंचर को मंजूरी प्रदान की है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई नीतिगत पहल की है और देश में रक्षा उपकरणों की डिजाइन, डेवलपमेंट और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार की है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले सालों में आयात पर निर्भरता कम की जा सकेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फ्लीट को स्थानीय स्तर पर बनाए गए यानी कि लोकली डेवलप्ड एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जो जैमिंग पॉड हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें की गैलिनियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी और डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी के साथ इक्विप किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, भारत ने पहले से ही अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से लैस करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत वर्तमान में रूसी रडार को स्थानीय रूप से बनाए गए उत्तम ISR रडार से बदलने की और कॉकपिट को नए टच आधारित मल्टी स्क्रीन के साथ अपग्रेड करने की भी योजना बना रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में अफस्पा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी समेत विभिन्न प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाने का अधिकार मिलता है। गृह मंत्रालय ने इन 2 राज्यों में सुरक्षा के हालातों की समीक्षा के बाद अफस्पा की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन को आड़े हाथों लिया है। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा भारतीय हाई कमीशन पर किए गए हमले, प्रदर्शन और तिरंगे को उतारने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय हाई कमीशन में सुरक्षा की उपेक्षित मानकों को पूरा नहीं किया और वो इसमें फेल रही। उन्होंने ये भी बताया कि कई देश सुरक्षा मामलों में बहुत लापरवाही बरतते हैं, उनकी अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत अलग राय होती है और दूसरे लोगों की सुरक्षा के बारे में अलग राय।
बावजूद इसके हम इस तरीके की कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच रक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अर्जी 22 से 25 मार्च तक भारत के दौरे पर हैं। बता दें कि अजीत डोभाल और कासिम अल अर्जी ने दोनों देशों के बीच आपसी हितों को लेकर व्यापक बातचीत की। दोनों पक्षों ने चल रहे द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। दोस्तों, आपको बता दें कि इराक 2017 से भारत को तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है, जो कि भारत के तेल आयात का लगभग 25% है। इराक भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है, जिसका इराक से आयात 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कुल व्यापार 34.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान इराकी एनएसए ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का दौरा किया और मेक इन इंडिया पहल के तहत कई उदाहरण भी देखे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में सेना की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से मिसाइल मिसफायर होने का मामला सामने आया। कहा यह जा रहा है कि एक सैन्य अभ्यास के दौरान 3 मिसाइलें मिसफायर हो गई। हालांकि इस घटना में किसी भी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मिसफायर हुई 3 मिसाइलों में से 2 का मलबा बरामद कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि सतह से हवा में मार करने वाली 3 मिसाइलें जैसलमेर में अलग अलग जगहों पर गिरी। तीसरी मिसाइल की तलाश अभी जारी है। सेना की टीम और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। कहा जा रहा है कि ड्रोन अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सशस्त्र बलों को डराने के लिए एक ड्रिल के हिस्से के तौर पर नष्ट होने से पहले 59 घंटे तक पानी के भीतर चला। उत्तर कोरियन सेना ने इस हफ्ते किम जोंग के उन निर्देशों पर एक सैन्य अभ्यास के दौरान नई हथियार प्रणाली को तैनात किया और उसका परीक्षण किया। वहीं कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि पानी के भीतर हमला करने वाला ये परमाणु हथियार किसी भी तट और बंदरगाह पर लॉन्च किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि यह हथियार रेडियो एक्टिव सुनामी भी ला सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान से ब्रिटेन की कंपनी वनवेव के 36 सैटेलाइटों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए होने वाले प्रक्षेपण से पहले उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। इसरो के सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन में पैराशूट सिस्टम के प्रदर्शन को मान्य करने के लिए इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के लिए क्रू मॉडल संरचना सिमुलेटेड असेंबली प्राप्त की है। मॉड्यूल मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसके हार्डवेयर को श्री वेंकटेश्वर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।